सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। 11th क्लास के बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे कि सर हिस्ट्री का एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करा दीजिए, उसको समझा दीजिए हमें। तो बच्चों के लिए जो है आज की वीडियो लेके आए हैं, खासकर हिस्ट्री वालों के लिए। तो आइए बच्चों, शिक्षा विभाग द्वारा जो जारी किया गया पेपर है उसके क्या हाल है उस पर हम बात करेंगे इस पेपर में। सेक्शंस वगैरह के बारे में तो आप अवेयर होंगे, उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ओगोदई का किसका पुत्र था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा चंगेज खान। मंगोलिया कहाँ स्थित है? मंगोलिया जो है एशिया में स्थित है। बी आंसर रहेगा इसका। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? जो चंगेज खान की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1227 में। अमेरिकी राष्ट्रपति एड्रू जैक्सन द्वारा जबरन बदखल की गई मूल अमेरिकी जनजाति कौन सी थी? तो वो जो जाति थी वो चेरिको थी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष अमेरिगो डी वेस्पुची का यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ? तो बच्चों ये जो यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ ये 1507 में हुआ। अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी कमी आई है क्योंकि तथाकथित आरक्षण और यूरोपियन लोगों द्वारा उन पर किए गए अत्याचार उन्हें खराब मौसम का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वहां से वो जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम देने वाले श्रमिक थे, ये थे चीना अप्रवासी। पुराने नियम में इसके संदर्भ के कारण यूरोपियन लोगों के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है मेसोपोटामिया। यूनिफॉर्म किस शब्द से बना है? ये लैटिन अमेरिका, लैटिन से बना है, लैटिन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10, 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा ने लिया था? इसका आएगा अक्कादियन भाषा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बच्चों। शहर जो व्यापार व जीवन का केंद्र माना जाता है? इनमें से कोई नहीं होगा। मेसोपोटामिया इसका आंसर है। प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंस जो पुस्तक है वो मैकियावेली ने लिखी थी। 19वीं सदी के पुनर्जागरण के दौरान विकसित हुए कला के रूप में कहा जाता है यथार्थवाद, मानवतावाद, आधुनिकता काल या मानवतावाद? तो इसका आंसर आएगा बच्चों मानवतावाद। उस राजा का नाम बताइए जिसने स्पेन में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आएगा फिलिप द्वितीय। टेरा न्यूलिस शब्द का क्या अर्थ है? अगर टेरा न्यूलिस का अर्थ बात करें तो जो किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय क्षमा याचना नेशनल सॉरी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 मई को। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये यांगत्से नदी जो होती है ये तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। जापानियों की कानूनी सोच किस देश की सोच से प्रभावित है? वो उनकी चीन से है। लापिस लाजुली क्या था? ये एक नीला पत्थर था। कहा जाता है कि ग्लेगेमिस ने जिस शहर पर शासन किया था वो क्या था? वो था उरक। बच्चों एक एक नंबर के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पुनर्जागरण और मानवतावाद और यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है? बच्चों मानवतावाद जो है 15वीं शताब्दी में उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त हुआ जो अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति शास्त्र और विषय पढ़ाते थे। ऐसे विषय जो धार्मिक ना होकर चर्चा और वाद विवाद से विकसित हों, यानी कि ये धर्म से अलग थे। और
अगर हम ये जो मानवतावाद है वो मानव को सम्मान देने की बात करता है, ठीक है, क्योंकि मानवतावाद बहुत व्यापक विचारधारा है। यथार्थवाद क्या कहता है? शरीर विज्ञान, रेखा, गणित, भौतिक और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को नया रूप दिया था, इसी को ही हम यथार्थवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सन यात सेन कौन थे? उनके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए जिसने चीन में गणतंत्र की स्थापना में योगदान दिया। बच्चों, ये जो यात सेन थे वो आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की और चीन के भविष्य को लेकर ये चिंतित थे। इनका जो कार्यक्रम 3 सिद्धांत था वो सन, मिपन, मिनचुई, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को सत्ता से हटाना इनका प्रमुख था। सनायात येन के विचार कुएमामी नाथ तंग के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग पर एक टिप्पणी लिखिए। बच्चों, फ्रांस में क्रांति से पहले एक समय जिसे प्राचीन समय के रूप में जाना जाता था, समाज को 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था जिन्हें 3 स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। कितने स्टेट? 3 स्टेट्स के। फर्स्ट स्टेट पादरी, यह वे लोग थे जिन्हें पुजारी भी शामिल थे, कैथोलिक चर्च और देश के कुछ पहलुओं को चलाते थे। क्वेश्चन नंबर 25, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अगर चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन की बात करें तो सबसे पहली बात, नंबर 1, कुशल घुड़सवार सेना थी इसके पास और तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था। मौसम की अच्छी जानकारी होती थी, घेराबंदी नीति में ये कुशल था। नेपथा बमबारी की शुरुआत इसी ने की थी। हल्के चले उपग्रहों का निर्माण किया, ठीक है। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। यास क्या था? इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे? यास प्रारंभिक स्वरूप में यासक वह नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलिताई में लागू किया, ठीक है। आखेट सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनियम थे। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा है। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया। क्वेश्चन नंबर 26, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है? बच्चों, गोल्ड रश जो है 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इन्हें गोल्ड रश के जन्म दिया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवाल लेने की उम्मीद से अमेरिका पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 27, मेसोपोटामिया की विश्व की को क्या देन है? इसमें आप देख सकते हैं कि गणित की गणनाओं का विकास किया, विद्यालय जैसी संस्थाओं का विकास किया, शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया, विवाह उत्तराधिकारी के मामलों में कानूनी दस्तावेज, ठीक है। शहरीकरण को महत्व दिया गया। तो कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तर प्रश्न, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण किन दशाओं के कारण हुआ था? बच्चों, यूनानी भाषा का जो शब्द है मेसोपोटामिया वो मेसोस है, मध्य तथा पोटमोस, 2 नदियों के मध्य का बीच का जो है, जिसमें दजला फरात के मध्य का स्थान है और ये शहरीकरण के कारण हुआ था। अब बात करते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरीकरण किन दशाओं के कारण हुआ था। यहाँ पे जो है समृद्ध खाद्य संसाधन, उन्नत व्यापार था, श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण पर ज्यादा बल दिया गया था। श्रम विभाजन का मतलब होता है कार्यों को बांटना, लोगों के अंदर बंटवारा कर देना। कुशल परिवहन व्यवस्था थी और लेखन कला का विकास और सामाजिक संगठन का विकास, ये कारण थे जिसकी वजह से मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। मंदिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए बच्चों। अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिर जो है मंदिर के चारों ओर विकसित थे, यानी कि जो शहर थे वो मंदिरों के चारों ओर विकसित थे। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिरों में जो है विभिन्न प्रकार के देवी देवता निवास करते थे, जिसे ऊर्जो चंद्र देवता, इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर होते थे। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, यानी कि जो देवताओं की जब पूजा की जाती थी, ठीक है। और जिसे लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे।
आराध्य देव सिद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों, स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। मंदिरों ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप को बढ़ाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं? इसे कैसे समाप्त किया गया है? बच्चों, दास प्रथा आपको पता ही है। दास प्रथा के तहत क्या होता है, लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था। ठीक है। और उसी दास प्रथा को जो है, मतलब लोगों से काम लिया जाता था गुलाम बना के। तो दास प्रथा के बारे में थोड़े से बताते हैं। दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु स्थिति बहुत ही गर्म थी। यूरोपीय लोग बाहर काम करने में सक्षम नहीं थे। ठीक है। यानी कि उनसे काम तो होता नहीं था। तो उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है दासों को श्रमिक के रूप में नियुक्त किया करना था। दक्षिण अमेरिका उपनिवेशों के मूल निवासी जिन्हें गुलाम बनाया गया था, बड़ी संख्या में मारे गए थे। नतीजन बागान मालिकों ने अफ्रीका में दास खरीदे। गुलामी विरोधी समूह द्वारा व्यापक विरोध किया गया, जिसके कारण दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। लेकिन अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी गुलाम बने रहे। कहने का तात्पर्य क्या है, एक दास प्रथा थी जिसमें कि वो अपने मूल कार्य कराने के लिए उनसे काम करवाते थे। क्वेश्चन नंबर 30, पुनर्जागरण से क्या समझते हैं? पुनर्जागरण तथा इटली के मानवतावादी संस्कृति प्रसार में मुद्रण यानी कि पेंटिंग की क्या भूमिका थी? अगर हम पुनर्जागरण की बात करें तो पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म या फिर से जागना। ठीक है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया गया था, जो इटली में हुए थे। प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका अधिक और सस्ती उपलब्ध कराना हुआ। प्रिंटिंग प्रेस से क्या होगा, किताबें जो है सस्ती मिलने लग गई। पुस्तकों द्वारा ज्ञान का तीव्र विस्तार हो गया। जब लोगों के पास पुस्तकें आ गई तो लोग समझने लगे, जानने लगे बहुत। ठीक है। क्लासिकल ग्रंथों को जो इसी के माध्यम से आम लोगों तक विचार पहुंचने लगे और लोगों के द्वारा जो है तर्क के मार्ग का अनुसरण भी करने लगा। पुनर्जागरण का सीधा सा मतलब ये था कि कहीं ना कहीं लोगों की स्थिति को बढ़ाया जाए और उनके ज्ञान स्तर को बढ़ाया जाए। ये कम कालखंड जो था। अथवा 1870, इसका क्वेश्चन पे चलते हैं। 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए, वर्णन कीजिए। बच्चों, विद्यालय व्यवस्था में क्या क्या बदलाव किए गए थे? लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य किया गया। पढ़ाई की फीस बहुत कम करा गया ताकि आधुनिक विचारों पर जोर दिया जाए। राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास को अध्ययन का केंद्र पर बल दिया गया। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण किया गया। माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें तो पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नए प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। प्रशासनिक इकाइयों के लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था ताकि स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रह सकें। 20 साल से अधिक आयु के युवकों को लिए कुछ अरसे सेना में कार्य करना अनिवार्य किया गया। आधुनिक सैन्य बल तैयार किए गए। सख्त सेंसर व्यवस्था लागू की गई और नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट के अधीन रखी गई। बच्चों, अब हम खंड घा पे चलते हैं। स्रोत आधारित प्रश्न। स्रोत आधारित का मतलब होता है कि ये एक पैरा होता है और उसके आधार पे जो आपकी उसके आंसर देने होते हैं आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत अपनी उठाई, उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि थॉमस जेफरसन कौन थे? बच्चों, ये अमेरिका के जो है तीसरे प्रेसिडेंट थे। थॉमस जेफरसन क्यों जाने जाते हैं? ये मूल निवासियों के प्रति अपने जो विचार जो थे इनके, इसके कारण जो जाने जाते थे। मतलब बहुत तीखे विचार थे इनके। मूल अमेरिकियों के बारे में उनके क्या विचार थे? उनका मानना है कि अभागी की नस्ल है जिसे सभ्य बनाने के लिए उन्मूलन का औचित्य को सही ठहराया गया जो है। नीचे दिए गए स्रोत को पढ़िए और उसके दिए गए उत्तरों का प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गेंजी की कथा। मुरासाकी सिकुबू द्वारा लिखी गई हिवान राज दरबार की एक काल्पनिक डायरी द टेल ऑफ द गंजी जापानी साहित्य में प्रथम कृताकृति बन गई। इस काल में मुरासाकी जैसी अनेक लेखिकाएं उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों में चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। इसी उपन्यास में कुमार गंजी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई और यहाँ राज दरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई। इससे यह भी दिखाया गया है कि औरतों को अपने पति चुनने और अपनी जिंदगी जीने की कितनी आजादी थी। तो बच्चों, आपने ये पैरा पढ़ लिया। अब इस पैरा के आधार पे उत्तर देने हमें।
क्वेश्चन नंबर 1, विभिन्न लेखकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न लिपियां कौन सी हैं? तो बच्चों जो महिला लेखकों ने जापानी लिपि में लिखा और पुरुष ने जो है चीनी में, यानी कि महिला किस में लिख रही थी? वो जापानी में लिख रही थी, और जो पुरुष थे वो किस में लिख रहे थे? वो चीनी लिपि में लिख रहे थे। महिलाओं की स्वतंत्रता को क्या दर्शाता है? मूल, वो अपने पति को चुनने, अपने जीवन जीने के अधिकार महिलाओं की स्वतंत्रता को दर्शाता है, यानी कि वो अपना पति चुन सकती है अपने अनुसार और अपना जीवन अपने हिसाब से चला सकती हैं। हियान दरबार की काल्पनिक डायरी किसने लिखी थी? वो मुरासाकी सिक्यूब ने लिखी थी। ये लिखा है ना। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए स्रोत को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए। ठीक है बच्चों, इस पैरा को पढ़िए, इसके सीधा हम आंसर पे चलेंगे। गजन खान कौन थे? गजन खान इस्लाम में परिवर्तित होने वाला प्रथम द्वितीय खानिद शासक था। महान मंगोल साम्राज्य चंगेज खान उसका दादा था। गजन खान के द्वारा कृषकों को पक्ष लेने के क्या कारण थे? वो किसानों का क्यों पक्ष लेता था? गजन खान के भाषण में दो बातों का चित्र था। वह उन किसान वर्ग के खिलाफ था जो विद्रोह के पक्ष में थे, और वह उन किसान के पक्ष में था जो विद्रोह के खिलाफ थे और मेहनती थे, यानी कि जो विद्रोह के खिलाफ और मेहनती थे वो उनके पक्ष में था। रशीदुद्दीन कौन था? रशीदुद्दीन गजन खान के वजीर थे। मानचित्र आधारित प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को 1, 2, 3 के रूप में अंकित कीजिए। ठीक है, 1, 2, 3 पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया के इन मानचित्र पे सिडनी कैनबरा को दर्शाइए। तो बच्चों ये 2 पे जो है पर्थ है, ये एडिलेड, और ये आपका यहाँ पे सिडनी हो जाएगा, और यहाँ पे कैनबरा हो जाएगा आपका। ठीक है, सिडनी कैनबरा बोला था ना। और 1 नंबर पे आपका है डार्विन। तो 1 नंबर पे आपका डार्विन हो गया, 2 नंबर पे जो आपका पर्थ हो गया, और 3 नंबर पे आपका एडिलेड हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन पेपर को हमने जाना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो सभी बच्चे एक बार इसे देख लीजिए और पेपर अच्छे से कीजिए, पूरा कीजिए, और पेपर के लिए सबको ऑल द बेस्ट। बाय बाय।